नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बड़ी स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट के पास 18 और Su-30 MKI एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव लेके गई है, जो कि HAL की नासिक फैसिलिटी में बनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग Su-30 MKI का जो कॉन्ट्रैक्ट रशिया से किए हुए हैं वो 272 एयरक्राफ्ट का है, जिसमें से 222 एयरक्राफ्ट HAL नासिक में बनाए गए और 50 एयरक्राफ्ट हम लोग रशिया से खरीदे। पर अब यह संख्या बढ़कर 290 होने वाली है, क्योंकि 18 और एयरक्राफ्ट भारत सरकार चाहती है कि वो रशिया से प्राप्त करे। एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट रशिया से प्राप्त नहीं होंगे, ये HAL नासिक से प्राप्त होंगे, वहीं से बनकर आएंगे। पर रशिया के द्वारा जो रॉ मटेरियल HAL नासिक को दिया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट लेके भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट के पास पहुंची है, क्योंकि इन रॉ मटेरियल के बिना HAL नासिक इन एयरक्राफ्ट को नहीं बना सकता है। अभी तक हमारे पास Su-30 MKI के 13 स्क्वाड्रन है, पर अब यह जो 18 एयरक्राफ्ट और जुड़ जाएंगे, उसके साथ 14 स्क्वाड्रन Su-30 MKI के हो जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट 2020 में बनना स्टार्ट होंगे, यानी कि 2020 में इनको बनाना स्टार्ट करेगा HAL नासिक। शुरू से बनाएगा, 0 लेवल से बनाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 222 एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने हैं, उनमें कई एयरक्राफ्ट अभी बच गए हैं, जिसको 2019 के अंत तक कंप्लीट किया जा सकेगा और इसके बाद ही इन नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर या इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी। आप जानते होंगे Su-30 MKI का भारत में प्रोडक्शन करने के लिए 4 फेज बनाए गए थे, जिनमें फर्स्ट फेज में कंप्लीट नॉकडाउन किट प्रोवाइड की गई, उसकी असेंबली HAL नासिक में की गई। इसके बाद सेमी नॉकडाउन किट प्रोवाइड की गई, उसकी असेंबली की गई और उसके बाद धीरे धीरे इसको 0 से भारत में ही बनाया जाने लगा। बट इसके लिए जो रॉ मटेरियल अभी भी है वो रशिया के द्वारा दिया जाता है। हालांकि रशिया के द्वारा जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसमें रशिया की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने के कारण उस रॉ मटेरियल के लगभग 25 से 30% का ही इस्तेमाल भारत कर पाता है और पूरा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। पर हमारी मजबूरी होने के कारण हमें वो रॉ मटेरियल रशिया से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा सुखोई के स्टैंडर्ड कंपोनेंट हैं, जो कि नट, बोल्ट, स्क्रू इत्यादि हैं, रिवेट है, वो सभी हम लोगों को सुखोई या रशिया से ही लेना पड़ता है, जिसके कारण इसकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। बहरहाल जो भी है, 18 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने रशिया का रुख किया हुआ है। अब देखना यह है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है। अपनी अगली खबर में भी हम लोग Su-30 MKI की बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है Su-30 MKI पर, जिसमें कि उन्होंने MBDA के द्वारा निर्माण की जाने वाली एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंस्टॉल करने का जो टारगेट है, उसको फाइनल स्टेज पे पहुंचा दिया है। अभी तक इंडिया Su-30 में R-73 मिसाइल का इस्तेमाल करता था, पर अब MBDA के इस ASRAAM को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले जैगुआर्स में भी इनको लगाया जाना स्टार्ट किया जा चुका है और अब जाके इनको Su-30 MKI में भी लगाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। इस साल के अंत तक दोनों एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएंगे। हालांकि Su-30 MKI में अभी शुरुआत में 2 ही एयरक्राफ्ट को इसके काबिल बनाया जा रहा है और उसके बाद जो आउटकम आएंगे उसके हिसाब से पूरी इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यह पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI में किसी ब्रिटिश कंपनी के मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो इंडिया की एजेंसी हाथ बटा रही है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL है, जिसने कि इसके पीछे का टास्क को प्रोवाइड किया है, जो इस प्रकार की मिसाइल इस Su-30 MKI के फ्रेम में किस प्रकार से स्टेबिलिटी के साथ लगाई जा सकेगी, यह सारी गणनाएं NAL ने ही की है और उसके बाद इन मिसाइलों को इन एयरक्राफ्टों में लगाया जा रहा है। इन प्रोजेक्टों को सफलतापूर्वक एकम्प्लिश करने के बाद हो सकता है कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस प्रकार की मिसाइलों को लगाया जाए। इस मिसाइल का चुनाव इंडियन एयरफोर्स ने 2013 में किया था, जो कि एक टफ कंपटीशन में सामने आया था। इस कंपटीशन में इजरायली पाइथन, जर्मनी का IRIS-T और अमेरिका की रेडॉन का AIM-9X साइड विंडर शामिल थे। तो अपनी एक बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लीट में एक स्टैंडर्ड वेपन इस्तेमाल करने की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम इंडियन एयरफोर्स का माना जा सकता है। आप जानते होंगे कि इंडियन नेवी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रही है और उनकी संख्या लगभग 111 हो सकती है, जो कि 21,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो इसमें अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के प्राइवेट पार्टनर को अब इनवाइट किया जाने वाला है और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए। एक्चुअल में ये मॉडल जो होने वाला है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत होने वाला है, जिसमें कि भारत की प्राइवेट कंपनी किसी फॉरेन प्राइवेट या सरकारी कंपनी के साथ मिलके इस प्रकार के हेलीकॉप्टर डेवलप करेगी, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में दी गई शर्तों पर खरी उतरती हैं और उसका फिर भारत में ही फैक्ट्री डाली जाएगी और तब जाके उसका निर्माण किया जाएगा और फिर वो नेवी को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो भारत की ऐसी कंपनी
होनी चाहिए जिसका नेट वर्थ अभी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। उसका जो मिनिमम रेवेन्यू है वो लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा वो पास्ट 3 साल में लगभग 300 करोड़ की वैल्यू का प्रोजेक्ट को हैंडल किया होना चाहिए भारत सरकार के। जिस प्रकार से हम लोगों ने K9 वज्रा टी में देखा था कि L&T ने हनवाटेक के साथ हाथ मिलाया था और भारत में ही सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को बनाकर दिखाया, कुछ उसी प्रकार का प्रपोजल यहाँ पर भी है, जिसमें हो सकता है भारत की महिंद्रा डिफेंस, टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस, अदानी डिफेंस और रिलायंस डिफेंस भाग ले सकती हैं। इनमें जो बाहर की कंपनियां हैं उनमें एयरबस हेलीकॉप्टर्स, सिकोर स्काई और रशियन हेलीकॉप्टर्स भाग ले सकती हैं। बेल हेलीकॉप्टर्स ने ऑलरेडी इस पूरे बिडिंग से हाथ खींच लिए हैं पहले ही। ये जो फॉरेन कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए उनका किसी भारतीय कंपनी के साथ सहयोग होगा। उसके बाद वो ये बताएंगे कि कितने रुपए में वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। बिडिंग होगी, टेंडरिंग होगी और उसके बाद जो विजेता कंपनी घोषित होंगी, जो पार्टनरशिप विजेता घोषित होगा, उसको भारत में इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का फैसिलिटी डालना होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में यह भी कहा जाएगा कि उनके पास इतनी जमीन होनी चाहिए कि वो भारत में इसकी फैक्ट्री डाल सके और उसका फिर निर्माण कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हम लोग मान सकते हैं। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी गगनयान की तरफ से आ रही है। गगनयान के लिए जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में खुलना था वो ओपन हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है और अब इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि इस प्रोग्राम के तहत 2021 में ह्यूमन को अंतरिक्ष में पहुंचाना है इसरो के मुताबिक। वैसे तो ये प्रोग्राम 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट होना है, पर जो इसरो ने अपने लिए टारगेट रखा है वो दिसंबर 2021 का ही रखा है। इसरो ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि 2019 में गगनयान प्रोजेक्ट उनका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और पहला अनमैन्ड जो मिशन होगा वो दिसंबर 2020 में कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा अनमैन्ड स्पेस मिशन होगा वो जुलाई 2021 में कर लिया जाएगा और पूरी तैयारी होने के बाद दिसंबर 2021 में मैन मिशन करने को सोच रही है इसरो। इस इनॉग्रेशन के समय भूतपूर्व जो हमारे इसरो के चेयरमैन रहे थे वो सब मौजूद थे, उसके प्रोफेसर्स मौजूद थे और अभी के जो चेयरमैन हमारे K7 हैं वो मौजूद थे। तो इसरो की गति को देख के लग रहा है कि इस बार इसरो अपने टारगेट को जरूर समय पे मीट कर पाएगा। हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 में डिले होता जा रहा है, पर कोई बात नहीं, डिले होगा पर मिशन सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।